चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों का, जहां रायपुर में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति भी बनाई गई। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि नए विधायकों को पूर्व सदस्यों का भी आशीर्वाद मिला है। हमने लोगों ने हार की समीक्षा की है, वहीं हार को लेकर हम भी सभी हैरान हैं, क्योंकि चुनाव को लेकर हम सब ने बड़ी मेहनत की थी और सरकार चले जाने का दर्द है, लेकिन मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति बनी है। राज्यपाल के अभिभाषण और अनुपूरक बजट पर विस्तार से चर्चा हुई है। इसमें तो यही है कि लोकतंत्र की हत्या है। यदि सांसद चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, यदि अपनी बात नहीं रख पाते और उसको नहीं रखने दिया जाता और उसको निलंबित कर दिया जाता है, तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के समाप्ति की ओर एक कदम केंद्र सरकार उठा रही है। आज हमारे नवनिर्वाचित विधायक दल की पहली बैठक थी। मैंने ये सोचा कि जितने हमारे नए सदस्य आ रहे हैं उनको पुराने सदस्य का आशीर्वाद भी मिल जाए, इसलिए हमारे जितने बुजुर्ग पुराने और मंत्रीगण थे, पूर्व मंत्रीगण, उनको बुलाया था। हम सब ने बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से चर्चा की। हम सबको, किसी को ना ये विश्वास है, न किसी ने ये विश्वास किया है कि आज हमारी सरकार नहीं रही। हम सब ने इस बात का गहन चिंतन किया कि जो कुछ हुआ है वो असहज है, सहज नहीं है। कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो हम सब, मैं कह सकता हूँ कि हम सबके समझ में नहीं आया। मैं गलत शब्द का उपयोग कर रहा था, वो अच्छी बात नहीं है, मगर आदरणीय भाई भूपेश बघेल जी ने जिस ढंग से प्रक्रिया के बारे में, हमारे चुनाव के रणनीति के बारे में और चुनाव में जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण आए थे, उन सब के संदर्भ में जब विस्तार पूर्वक हमें समझाया है, तो ऐसा लगा है कि आज हम सबका दर्द, हारने का दर्द, सरकार चले जाने का दर्द कुछ समाप्त हुआ है। आज प्रक्रिया के बारे में आदरणीय चौबे जी ने जो बात कही, सभी सांसदों ने उसे गंभीरता से सुना, समझा। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष दीपक भाई ने अपनी संगठनात्मक बातें रखी है, जिससे हम सबको आगे तैयार होना है लोकसभा चुनावों के लिए। आज हमारे कांग्रेस विधायक दल के नेता आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी की अध्यक्षता में बैठक विधायक साथियों की रखी गई और सभी हमारे वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे और नए विधायक जो चुन के आए हैं उस सब की उपस्थिति रही है। और कल और परसों के लिए रणनीति हमारी बनी है, और जिसमें कल राज्यपाल के अभिभाषण और उसके बाद जो सप्लीमेंट्री बजट जो रखा जाएगा उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई, उसकी रणनीति बनी है। और उसमें कौन कौन साथी इसको रखेंगे इसके बारे में भी चर्चा हुई, और जैसे हमारे नेताजी जो निर्देश देंगे उसी क्रम में वक्तागण वहाँ अपनी बात रखेंगे। उसकी तैयारी के संदर्भ में राजेश तिवारी जी और सब साथियों को निर्देश नेताजी ने दिया है। इधर छठवीं विधानसभा के पहले सत्र का आगाज मंगलवार से हो गया है। सत्र के पहले दिन सदन में सभी नवनिर्वाचित विधायक को प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम ने शपथ दिलाई है और इसके साथ ही सदन में सर्वसम्मति से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया।
दिनों के विधानसभा सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम ने सबसे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को संसदीय परंपरा की शपथ दिलाई। उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ ली। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी छत्तीसगढ़ी भाषा में आसंदी के सामने शपथ ली। फिर डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा का नंबर आया। वहीं सदन में सभापति नियुक्त विक्रम उसेंडी, धर्मजीत सिंह, लखेश्वर बघेल और दलेश्वर साहू ने भी छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ ली। इसके बाद अन्य सभी विधायकों को शपथ दिलाई गई। सदन में ज्यादातर सदस्यों ने छत्तीसगढ़ी में शपथ ली, तो वहीं आरंग से विधायक खुशवंत साहेब, विद्यावती सिदार और प्रेमचंद पटेल ने संस्कृत में शपथ ली। इस बार सदन में 50 से ज्यादा नए विधायक चुनकर आए हैं। वहीं पक्ष विपक्ष से 19 महिलाएं निर्वाचित होकर आई हैं। शपथ के बाद सभी विधायक बेहद उत्साहित नजर आए। से लग रहा था कि काश ये संयोग पहले हो गया था, परंतु प्रभु की जो इच्छा हुआ है। मैं छत्तीसगढ़ वासियों को और उत्तर विधानसभा के सभी सदस्यों को बधाई देता हूं, जिन्होंने मुझे विधायक बना के भेजा है। मैं पहले एडमिनिस्ट्रेशन में था, आईएएस में था, और रायगढ़ की जनता ने बहुत बड़ा आशीर्वाद देते हुए, बहुत बड़ा मैंडेट देते हुए मुझे लोकतंत्र के इस मंदिर में भेजा है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जिम्मेदारी की भी बहुत होत है कि हम मतलब जनता के लिए क्या करना है। विधानसभा के जो नियम है, नियम ध्यान रख के वहाँ पूरा मर्यादित आचरण के साथ हम क्या काम कर सकते हैं, क्या प्रतिपक्ष कर सकते हैं, ये सब चीज ध्यान में आवत है। निश्चित रूप से आज ऐतिहासिक दिन है। मेरे दृष्टि से विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के बाद आज पहला दिन है, तो निश्चित रूप से ये यादगार दिन है। हम जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए यहाँ पर काम करेंगे। विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्यवाही पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि पहला दिन सुखद रहा। पहले दिन सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने उत्साह के साथ शपथ में हिस्सा लिया। सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। तो इस तरह से आज का ये पहला दिन बड़ा ही अच्छा रहा, सुखद रहा। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जबकि अन्य सरकारी कामकाज भी निपटाए जाएंगे। वहीं सत्र के आखिरी दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और अन्य सरकारी कामकाज होंगे। सरकार अंतिम दिन 10,000 करोड़ का अनुपूरक बजट भी लाएगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुन लिए गए हैं। प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम ने उनके निर्विरोध निर्वाचित होने की सदन में घोषणा की। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ के 3 बार मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह की नई पारी की शुरुआत हुई है। 6वीं विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। इसके लिए सीएम विष्णुदेव साय, चरणदास महंत, बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप और अजय चंद्राकर ने प्रस्ताव रखा, जिसका अरुण साव, भूपेश बघेल, विजय शर्मा, भावना बोहरा, पुन्नूलाल मोहले ने समर्थन किया। जिसके बाद सदन में प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम ने निर्विरोध निर्वाचित होने की घोषणा की। सदन में विष्णुदेव साय ने सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष पद पर रमन सिंह के चयन पर कहा कि वो मुख्यमंत्री, विधायक और अब विधानसभा अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। उनके अनुभव का लाभ सभी को मिलेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि 15 साल आपने मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश की सेवा की है। अब विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर आप संसदीय परंपरा के उच्च मापदंड को स्थापित करेंगे। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह को बधाई देते हुए कहा कि जब रिजल्ट आया तो मैं सोच रहा था कि मैं अकेला ही भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहूंगा, लेकिन आपने रहने नहीं दिया। हम दोनों की भूमिका बदल गई है, इसलिए हिसाब किताब बराबर हो गया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष का पद संभालने के बाद डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, अब मेरा दायित्व सभी 90 विधानसभा सदस्यों का मान सम्मान और गौरव बढ़ाना है। चरणदास जी को, भूपेश जी को, पूरी टीम को
भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और सभी सम्मानित सदस्य कांग्रेस और गोंडवाना के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया कि आम सहमति के साथ विधानसभा के अध्यक्ष का चयन आप सबने किया और मेरी जवाबदारी है कि इस विधानसभा को निष्पक्ष भाव से, अभी तक मैं 15 साल मुख्यमंत्री की हैसियत से एक भूमिका में छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दृष्टि से काम करता रहा। आज मेरी भूमिका विधानसभा में बदली गई है और मेरी दायित्व इस विधानसभा के 90 सभी सदस्य, इनके मान सम्मान गरिमा बढ़ाना, उनके अंदर जो कुछ है वो सर्वश्रेष्ठ कैसा छत्तीसगढ़ के लिए वो दे सकते हैं, उनकी भागीदारी कैसे हो सकती है छत्तीसगढ़ के निर्माण में, वो इधर के लोग हो, पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उन सबको अवसर देने का काम एक विधानसभा अध्यक्ष के नाते मुझे करना है। प्रोटेम स्पीकर के अनुरोध पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने उन्हें आसंदी तक पहुंचाया। सदन में यह अद्भुत पल था और इस पल के तमाम विधायक तो साक्षी बने ही। डॉक्टर रमन सिंह के परिजन और संगठन के नेता भी इस मौके पर सदन में मौजूद रहे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री अपना नया दायित्व किस कुशलता से निभाते हैं। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने मंगलवार को पहली बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निज सचिव पी दयानंद को बनाया गया है और दयानंद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी है। उन्हें चिकित्सा शिक्षा सेवा विभाग का अतिरिक्त सचिव की भी जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि इसके अलावा राज्य प्रशासनिक सेवा के डॉक्टर सुभाष सिंह राज सहित 3 अफसरों को OSD की नियुक्ति दी गई है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद यह पहली नियुक्ति है। वहीं इसे लेकर मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही पुरानी सरकार की योजनाओं को लेकर असमंजस की स्थिति है। इसी बीच बिजली बिल हाफ योजना को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का एक बयान बेहद चर्चा में है। आखिर विजय शर्मा ने वायरल वीडियो में क्या कुछ कहा था और बिजली बिल हाफ योजना को लेकर क्यों मचाए बवाल, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में 50 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से 40 लाख से अधिक उपभोक्ता बिजली बिल हाफ योजना का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही बिजली बिल हाफ योजना को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर चर्चाओं का बाजार तब और गर्म हो गया जब उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का एक वायरल वीडियो सामने आया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि छत्तीसगढ़ में बिजली हाफ नहीं होगा। बिजली हाफ बंद हो जाएगा, बिजली हाफ नहीं होगा। अब इसे लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस इसे लेकर भाजपा को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता के हित में जो योजनाएं चल रही थी उसे बंद करना स्वीकार नहीं करेंगे। इसके लिए सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करेंगे। दूसरी ओर बिजली बिल हाफ योजना के संबंध में अब विजय शर्मा ने INS 24/7 पर स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल बिजली बिल हाफ योजना को बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अभी इस संबंध में कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। राज्य सरकार की कुछ योजनाएं अनुपयोगी थी, जिसका क्रियान्वयन ठीक नहीं है। कुछ योजनाएं जो अच्छी है उसे लेकर राज्य सरकार विचार करेगी, लेकिन फिलहाल बिजली बिल को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तैयारी तो चल रही है मगर होने नहीं देंगे। हम लोग पूरा विरोध करेंगे। अभी तो आया नहीं है, आएगा तो बात करेंगे। वही कहा, वो बिजली हाफ पूछा गया, मैंने कहा बिजली हाफ नहीं होगा।
परंतु ऐसा छाप दिया कि बिजली बिल के संदर्भ में कहा, उसका निर्णय कैबिनेट के बैठक में होगी। भाई मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में सब कुछ है, अगली बैठक होगी, सारे उनकी योजनाओं की समीक्षा होगी। कुछ अच्छी योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन गलत है, उनको ठीक से क्रियान्वित किया जाएगा, और कुछ खराब योजनाएं जो पैसे खाने के लिए उस सरकार ने किया था उसको खत्म किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के लाखों उपभोक्ता बिजली बिल हाफ योजना का लाभ ले रहे हैं। यही वजह है कि इस योजना को बंद करने की चर्चा ने हर किसी को चिंता में डाल दिया है। लेकिन उप मुख्यमंत्री का ताजा बयान इस बात के संकेत दे रहा है कि भाजपा की सरकार तत्काल इस योजना को बंद करने नहीं जा रही है, जो फिलहाल बड़ी राहत की बात है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने मोहम्मद अकबर पर रोहिंग्या को बसाने का आरोप लगाया था। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अब पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए झूठी कहानी गढ़ी है और अब भाजपा सरकार में है। अगर ऐसा है तो वो साबित करे। कवर्धा में दूर दूर तक कहीं कोई रोहिंग्या मुसलमान नहीं है। न केवल कवर्धा में बल्कि सरगुजा में, बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक झूठी कहानी गढ़ी गई कि बहुत बड़े पैमाने में रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ बसाया गया है। अब सत्ता सरकार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और यदि रोहिंग्या मुसलमान हैं तो उनको पकड़ो, उनको लाओ सामने और कार्रवाई करो। और इसी बारे में मैंने कहा है कि एक झूठी कहानी के आधार पर चुनाव तो जीत लिए, अब जिम्मेदारी आपकी है और रोहिंग्या मुसलमान को सामने लाओ, पकड़ के दिखाओ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश का असर हुआ है। जी हां, अंबिकापुर जिला प्रशासन ने सीएम साय के निर्देश मिलने के बाद पहाड़ी कोरबा युवाओं को उत्तर प्रदेश से सकुशल वापस बुलाया है और यूपी के बागपत में फंसे मैनपाट के 5 युवाओं ने वीडियो जारी कर मदद की अपील की थी। ये युवा बागपत में गन्ने के खेतों में मजदूरी करने के लिए गए हुए थे। सभी युवाओं ने रिहाई के बाद मुख्यमंत्री साय और प्रशासन को धन्यवाद कहा। सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने युवकों की सुरक्षित वापसी के लिए एसडीएम रवि राही को भी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा था और 5 युवा मैनपाट के सुपलगा, पपटिया और चिरगा के रहने वाले हैं। युवाओं ने बागपत से लौटते वक्त एक वीडियो जारी किया था। इसमें उन्होंने बताया था कि सभी सकुशल हैं और इस दौरान अंबिकापुर की प्रशासनिक टीम लगातार संपर्क में रही थी। फोन लगाया था लेने के लिए, तो आ जाओ बोला, तो हम 3 यहाँ से चल दिए छत्तीसगढ़ से। अच्छा। तो फिर वो दिल्ली से लेने आ गया हम लोग को। तो वहाँ से फिर हम लोग आने के लिए कर रहे थे तो आने भी नहीं दे रहे थे। तो फिर मैंने वीडियो बना दिया, फिर भेज दिया सरपंच के, तब फिर ये हो गया है। अभी कैसा लग रहा है घर वापस आए तो? अभी तो अच्छा लग रहा है। यूपी बागपत जिले में हमारे मैनपाट के जो है 5 मजदूर फंसे हुए थे। उनका सोशल मीडिया पे उनके द्वारा वीडियो जो है हमको मिला, करीब परसों मिला था हमको वीडियो, एंड उसमें एक फ़ोन नंबर भी आया था उन्हीं के किसी सदस्य का था। फिर हमारे एसपी साहब ने, जो बागपत के एसपी साहब, उनसे बात की। हमारे एसडीएम साहब ने वहाँ के एसडीएम और थानेदार से बात करके और वहाँ के जो भी जो प्रोप्राइटर थे, जो उसको चलाने, जिस उद्योग में लोग काम कर रहे थे, उनसे तत्काल संपर्क साध के और लोगों को जो है सकुशल वापस लाया गया है। मजदूरों को रिकवर करके लाया गया है। अभी इन मजदूरों से बात की जाएगी, इनके बयान दर्ज किए जाएंगे और उसमें जो भी एजेंट्स के नाम सामने आएंगे उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांकेर के बांदे में धान का परिवहन नहीं होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पखांजर क्षेत्र में 40 धान खरीदी केंद्र हैं और सभी खरीदी केंद्रों में 50% धान खरीदी हो चुकी है, लेकिन अभी तक धान का उठाव नहीं हो पाया है। जायजा लिया हमारे संवाददाता। मौजूद हूँ बांदे धान खरीदी केंद्र में। आपको बताना चाहूँगा, इन दिनों जो है धान खरीदी का स्तर जो है बढ़ता ही जा रहा है। धान खरीदी लगातार हो रही है। सरकार बनने के बाद जो है धान खरीदी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पे जो है धान का परिवहन शुरू नहीं किया गया, जिसके चलते धान खरीदी केंद्र में धान की बोरों की जो संख्या है वो पूर्णतः बढ़ती जा रही है और
खरीदी केंद्रों में जगह की कमी हो रही है, जिसके चलते यहाँ पता चल रहा है कि अभी धान खरीदी जो है बंद भी किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जगह नहीं है धान रखने के लिए। यहाँ पे हमारे साथ धान खरीदी केंद्र के जो प्रभारी हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या उनकी परेशानी है, क्या क्या परेशानी आ रही है आपको खरीदी में? अभी खरीदी होने मतलब क्या परिवहन नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत परेशानी हो रहा है। ठीक है, अभी जब तक खरीदी हम लोग को बंद करना पड़ेगा जब तक परिवहन नहीं होगा। कुल कितने खरीदी की जानी है आपके फड़ी में? 35,000 कुंटल। और अब तक कितनी खरीदी हुई? 15,000 कुंटल हुआ है। निश्चित रूप से इसी फड़ में जो है 30,000 कुंटल धान की जो खरीदी की जानी है, और अब तक सिर्फ 11,000 कुंटल की खरीदी हुई है। मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन ही बचे शेष है धान खरीदी करने में, और अभी तक जो है यहाँ पे धान का परिवहन शुरू नहीं किया गया। कुल परलकोट क्षेत्र में 40 धान खरीदी केंद्र है और किसी में से भी अभी तक धान का परिवहन शुरू नहीं किया गया है। अब सरकार इस पर कब गंभीरता बरताती है और कब धान का परिवहन शुरू किया जाना देखने वाली बात होगी। सुमित बड़े, INH न्यूज, बांदे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।